अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज़ ऐवान। नाजरीन, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, मेरे पास दो किस्म की मालूमात की फहरिस्त है। पहले हिस्से में, इस वीलॉग के पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से अफराद ने माजी करीब में अदालतों से और इस सिस्टम से क्लीन चिट हासिल की और किस किस के मेगा स्कैंडल्स को अदालतों के ज़रिए से सिस्टमेटिकली माफ़ किया गया और उनको क्लीन चिट दी गई और दोबारा से पाकिस्तानी सियासत में उनको लॉन्च कर दिया गया। दूसरे हिस्से में मैं नाज़रीन आपको बताऊंगा कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिसमें नैब तरामीम को कालअदम करार दे दिया गया है और उसका सबका स्टेटस नैब का बहाल कर दिया गया है और जितने केसेस बंद हुए थे उनको रीओपन कर दिया गया है, उसकी वजह से कितने सियासतदान उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं, उन पर शिकंजा कसा जाने लगा है और कौन कौन से सियासतदान का कौन कौन सा केस रीओपन होने वाला है और रीओपन होने जा रहा है। नाजरीन, चलते हैं अपने इस वीलॉग के पहले हिस्से की तरफ जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस किस के माजी करीब में कितने केसेस माफ़ किए गए और उनको क्लीन चिट दी गई। सबसे पहले मैं नाजरीन आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त तक तकरीबन 123 म्यूचुअल असिस्टेंस की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर चुका है, तकरीबन 32 डिफरेंट कंट्रीज़ को, जिनमें से मोस्टली यूरोप के ममालिक हैं, ताकि वो पाकिस्तान के सियासतदानों के असासाजात के बारे में इनको असिस्ट कर सकें और वो अपने इदारों को अलाउ करें, परमिशन दें कि वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मुआवनत फराहम करें इन करप्शन के केसेस को और उन करप्ट सियासतदानों या करप्ट अफराद के असासाजात को तलाश करने में। उनमें सबसे ज़्यादा जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो यूएई है, जहां पर 44 असिस्टेंस रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की गई हैं। सेकंड नंबर पे यूके है जिसमें 23 हैं, चाइना को 7 की गई हैं, अमेरिका 8 और आयरलैंड को 6 रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जा चुकी हैं। नाज़रीन, सबसे पहले नाम आता है अली जहांगीर सिद्दीकी का। ये अली जहांगीर सिद्दीकी कौन है? अली जहांगीर सिद्दीकी वो है जिसको करप्शन केसेस माफ़ करके साबका नून लीग की हुकूमत में शाहद खाकान अब्बासी ने बगैर किसी तजर्बे के, बगैर किसी प्रॉपर एजुकेशन के, बगैर किसी स्किल के, जिसके पास किसी किस्म का सिफारिश करने का कोई तजर्बा भी नहीं है, अमेरिका जैसे मुल्क में उसको सफ़ीर बना दिया जाता है। नाजरीन, आसिफ अली जरदारी पर 22 अरब रुपए के केसेस का स्कैंडल बना और एक और स्कैंडल उस पर बना, जायद असासों का केस, उसको भी बाद ख़त्म कर दिया गया और 2001 में आसिफ अली जरदारी पर 1.5 मिलियन डॉलर की यूरोपीय ममालिक में जायदाद का इंकशाफ हुआ, लेकिन फिर भी उसे उसमें भी सबूत होने के बावजूद, तमाम डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद बरी कर दिया गया और माफ़ कर दिया गया। इस तरह से नाजरीन, आसिफ अली जरदारी को टेक्ना केस में भी वाज़ेह सबूतों के बावजूद बरी कर दिया गया, जिसके खिलाफ 2015 से नैब की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है और उस पर अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस तरह से कोटेगना का एक और केस 725 मिलियन डॉलर का कमीशन ऑफ किकबैक्स के नाम से, कमीशन ऑफ किकबैक्स के नाम से केस जिसमें स्विट्जरलैंड ने आसिफ अली जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो के खिलाफ सबूत भी मुहैया कर दिए, वो केस भी ख़त्म कर दिया गया और उसमें भी आसिफ अली जरदारी को बाइज़्ज़त, मज़े की बात है, बड़ी लुत्फ़ की बात है कि बाइज़्ज़त उसको बरी कर दिया गया। 2015 से इस केस के बारे में, कोटेगना केस, किकबैक्स का जो केस है, उसके खिलाफ, उसकी बरीयत के खिलाफ भी नैब ने अपील दायर कर रखी है 2015 से, लेकिन अभी तक वो अपील भी पेंडिंग पड़ी हुई है। इस तरह से नाजरीन, ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम, ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम 2007 में ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम के हवाले से आसिफ अली जरदारी पर एक केस बना जिसको सबूतों के बावजूद बंद कर दिया गया और उस पर अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। इस तरह से रहमान मलिक और बेनज़ीर के भांजे हसन अली जाफरी पर 144 मिलियन डॉलर का केस भी सबूतों के बावजूद नाजरीन ख़त्म कर दिया गया। नाजरीन, अब हम
पीपल्स पार्टी के इन मेगा स्कैंडल से थोड़ा सा रुख तब्दील करके मोहन्नस इलाही और परवेज इलाही की तरफ आते हैं। स्पेन के बैंक्स में मोहन्नस इलाही और परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के अकाउंट्स की तफसीलात सामने आई, और इन तफसीलात में वाज़े सबूत होने के बावजूद 2021 में इस केस को भी, इनकी इंक्वायरी को भी बंद कर दिया गया। इस तरह से चौधरी शुजात के खिलाफ आमदन से जायद असासों का केस और बैंक लोन केस बना, जिसे 2018 में शुरू किया गया, और बिल आखिर वाज़े सबूतों के बावजूद नाजरीन 2021 में इसे भी बंद कर दिया गया, और ये भी अपने मंतकी अंजाम तक ना पहुंच सका। बदकिस्मती है नाजरीन पाकिस्तान की कि कोई केस भी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा है, सिवाय उसके कि जिसको पॉलिटिकली विक्टिमाइज करना मकसूद था। जिस तरह से इमरान खान को डे बाय डे हेयरिंग करके एक नाम नेहाद केस में नाम नेहाद तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उसको जेल में डाल दिया गया है। नाजरीन, इसी तरह से पनामा, आपको याद होगा पनामा लीक्स आई थी, उसमें 435 पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम शामिल थे, लेकिन उन 435 अफराद के बारे में आज कोई भी नहीं जानता है। हम सब भूल चुके हैं उस केस को, और उसकी इंक्वायरी भी आगे मंतकी अंजाम तक ना पहुंच सकी, और वो भी स्टॉप होगी। इस तरह से नाज़रीन 600 पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद की ऑफशोर कंपनियों का भी इंकशाफ हुआ। ऑफशोर कंपनियों आम तौर पर यह समझा जाता है कि सिर्फ दो मकसद के लिए बनाई जाती हैं। नंबर 1, पाकिस्तान से पैसा लूट कर बाहर मुंतकिल करने के लिए, और अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी में चेंज करने के लिए। लेकिन उन 600 अफराद की कंपनियों और उन 600 अफराद के खिलाफ भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो सकी है। नाज़रीन, ये तो थे चंद बड़े बड़े मेगा स्कैंडल जो माजी में माफ़ किए गए, जिनके केसेस टेक्निकल तरीके से और सिस्टमेटिकली उनको क्लीन चिट दी गई, और फिर से उन सियासतदानों को पाकिस्तानी सियासत में लॉन्च कर दिया गया। अब मैं चलता हूं अपने इस व्लॉग के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मुताबिक कौन कौन से नामवर और बड़े सियासतदान इसके शिकंजे में आने वाले हैं, और शिकंजा कसा जाने वाला है, और वो अगर ये मुंतकी अंजाम तक पहुंच गई, अगर ये फेयर ट्रायल हुआ, अगर फेयर प्रोसीडिंग हुई, तो कोई वजह नहीं कि ये सारे सियासतदान ना सिर्फ नाअहल होंगे बल्कि बिहाइंड द बार्स भी होंगे। नंबर 1 तो नाजरीन मैं आपको इस फैसले के चीदा चीदा नुकात बता दूं कि ये अवामी ओहदों पर फायज शख्सियात के जितने केसेस है वो रीओपन होंगे। नंबर 2, अवामी ओहदों पर फायज शख्सियात के खिलाफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन दोबारा से खुल सकेंगी। नंबर 3 नाजरीन, नैब अदालतों के कालअदम किए गए तमाम मुकदमात दोबारा से खुलेंगे। और नंबर 4 नाजरीन, ख़त्म किए गए तमाम मुकदमात को 1 हफ्ते में दोबारा से उनकी प्रोसीडिंग को शुरू करने के अहकामात जारी हो गए हैं। उसके बाद नाजरीन 50 करोड़ से कम मालियत के तमाम केसेस की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन भी नैब अब कर सकेगा। और नाजरीन सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस भी दायर किया जा सकेगा। ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको दोबारा से बहाल कर दिया गया है, और मगरमच्छों पर हाथ डालने के लिए और उनको काबू करने के लिए दोबारा से प्लानिंग जारी है। नाजरीन, अब मैं बताता हूँ आपको उन बड़े बड़े सियासतदानों और मगरमच्छों के नाम और उनके मेगा स्कैंडल्स और उनके केसेस के जो इन काल अदम की गई तरामीम के बाद नैब के इहाते में, नैब के कटहरे में खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इंशाल्लाह अगर ये मंतकी अंजाम तक पहुँचते हैं तो लाजमी तौर पर ये जेल भी जाएंगे और इनको नाअहल भी किया जाएगा। मैं छोटे मगरमच्छों से, छोटी छोटी मछलियों से शुरू करके बड़े बड़े मगरमच्छों की तरफ जाता हूँ। नाजरीन, सबसे पहले नाम मेरे पास है अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद का। ये ओमनी ग्रुप के मालिक हैं और इनके नैब में जाली अकाउंट्स का केस चल रहा था, जिसको बाद इन नैब तरामीम के बाद ये बेनिफिशरीज हुए और उनको बंद कर दिया गया। उसके बाद नवाब अली वसाम, निसार खोड़ो, अनवर सियाल और शर्जील मेमन हैं, जिनके केसेस नाजरीन बहाल होने जा रहे हैं और दोबारा से खुलने जा रहे हैं। नाजरीन, साबिक चेयरमैन सेनेट सलीम मांडीवाला का केस किडनी हिल रेफरेंस भी दोबारा खुलेगा और वो भी नैब के कटहरे में होंगे।
अमीर मुकाम जाफर खान मंदोखेल, सरदार महताब अब्बासी, जिन्होंने पीआई में नाजायज़ और जाली भर्तियां करवाई थी, उनके केसेस भी खुलकर नैब में जाने वाले हैं। नाजरीन, जावेद लतीफ़, अकरम खान दुरानी जो साबक सीएम हैं, और शौकत तरीन जो हमारे साबक वज़ीर ख़जाना रहे हैं और कई सारी हुकूमतों में वजारत ख़जाना का कलमदान उन्होंने संभाले रखा है, उनके केसेस भी रीओपन होने जा रहे हैं और वो भी नैब के कटहरे में होंगे। इस तरह से नूर आलम खान को कौन नहीं जानता? नूर आलम खान, लोटों का सरदार, लोटों का सबसे बड़ा सरगना, उसको भी अब आप नैब के कटहरे में देखेंगे। नवाब असलम रईसानी और आमर क्यानी, आमर क्यानी जो पहले पीटीआई का हिस्सा थे और अब वो जहांगीर तरीन ग्रुप में हैं, वो भी नैब के कटहरे में होंगे। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, सनाउल्लाह ज़हरी, सईद मादी शाह, लियाकत जतोई जो एक्स सीएम है सिंध के, और राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह का नाम आते ही एक भयानक सा इमेज, एक मकरूह सा चेहरा ज़हन में उठता है, जिसको देखकर ही कराहत होना शुरू हो जाती है। राना सनाउल्लाह के केसेस भी खुल गए हैं, और उस पर कौन कौन से केसेस हैं? आमदन से ज़ायद असासे बनाने का, बेनामी इदारों के नाम पर 95 मिलियन रुपए के असासे बनाने का, और 100 अरब रुपए के गैर कानूनी मुनाफा का केस भी उन पर चल रहा है। उसके बाद जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब है जो पैरागॉन रेफरेंस में है, ख्वाजा आसिफ जिन्होंने कैंट हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी दी, प्राइवेट अफराद की ज़मीनें उसने हथियाई और प्राइवेट अफराद को धोखा दिया। उस धोखाधड़ी के केस में वो अब नैब के शिकंजे में होंगे। जी हाँ नाजरीन, मरियम नवाज़ कैसे बच सकती है? मरियम नवाज़ का भी केस ओपन होने जा रहा है। इसाक डार का, शाद खाकान अब्बासी और यूसुफ रज़ा गिलानी का भी केस री ओपन होने जा रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी और आसफ अली जरदारी का केस इकट्ठा एक तोशाखाना का केस भी है, वो भी रीओपन होगा। और अब आए ना नाजरीन, हुन मज़े तमाया हुन आन गए, अब आया ना पहाड़ ऊंट के नीचे। अब आसफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के तोशाखाना के केसेस भी रीओपन होने जा रहे हैं। और नाजरीन, ये थी उन अफराद की, उन बड़े बड़े सियासतदानों की लिस्ट जो मुस्तफ़ीद हुए थे, जो बेनिफिशरीज थे इस नैब की तरामीम से। अब नाजरीन देखना ये है कि ये सिस्टम अवाम को कैसे यकीन दिलाता है कि इंसाफ होगा। लेकिन नाजरीन, मैं जाते जाते आपको एक प्रेडिक्शन देता चलूँ, एक आपको पेशीन गोई करता चलूँ। अभी मैंने 2 हफ्ते पहले जो व्लॉग किया था उसमें मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि ये नैब के कवानीन अनडू होने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इनको मुअत्तल करने और ख़त्म करने, मुअत्तल नहीं माजरत, ख़त्म करने जा रहा है। और वही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैंने आपको एक और भी पेशीन गोई की थी कि इनके ख़त्म करने के बाद ताकतवर हल्के मुतहर्रक होंगे और सारे पॉलिटिकल पावर्स को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने कंट्रोल में रखने के लिए वो इन केसेस को और इन कवानीन को अब इस्तेमाल करेंगे। और नाज़रीन, वही हो रहा है। तकरीबन 100 से ज़्यादा अफराद की लिस्टें बन चुकी हैं। अब मैं आपको एक और पेशीनगोई करता चलूँ, एक और प्रेडिक्शन देता चलूँ कि काजी फायज ईसा साहब ने आते ही एक ऑर्डर जारी किया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो प्रोसीजर बिल है जिसके खिलाफ हुक्म इम्तनाई सुप्रीम कोर्ट जारी कर चुकी है, उसको रीओपन कर दिया गया है और 18 तारीख के लिए उसको फिक्स कर दिया गया अदालत में उसकी हियरिंग को। ये एक निशानी है उसका माइंडसेट और उसकी इंटेंशन को ज़ाहिर करने के लिए। हमारे मौजूदा जो अभी नए चीफ जस्टिस आए हैं उनकी इंटेंशन को ये चीज़ ज़ाहिर करती है। अब व्हाट आई एम गोइंग टू प्रिडिक्ट माय व्यूअर्स, वो ये है कि इस जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, इसकी आप टाइमिंग देखिए। ये 1 महीना पहले भी आ सकता था, लेकिन जाते जाते हमारे बंदयाल साहब ने एक नेक नामी हासिल करने की कोशिश की है और ये फैसला दिया है और एक फेम हासिल की है, यकदम से बूस्ट हुई है उनकी फेम। लेकिन मैं आपको प्रेडिक्शन एक देता चलूँ कि ये ऐसे वक्त पर दी गई है कि जो बंदयाल साहब जा रहे हैं और हमारे नए चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं। जाते जाते वो नेक नामी ले गए
और नए चीफ जस्टिस की इंटेंशन, जैसा कि प्रोसीजर बिल को ओपन करने और उसको 18 तारीख को फिक्स करने से ज़ाहिर हो रही है, आने वाले दिनों में, अभी कल ही हमारे काकड़ साहब ने जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे जब सवाल किया गया इस फैसले के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वजारत कानून इसका जायज़ा ले रही है और उसकी हिदायत और उसकी तजावीज़ और उनकी उसकी तजावीज़ पर अमल किया जाएगा। जैसे ही वो इसके बारे में अपनी राय देंगे तो उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। तो अब नाजरीन क्या है कि हुकूमत रिव्यू पटिशन दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट में, और बादी नज़र में लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को काल अदम करके हो सकता है पार्लियामेंट के फैसले को बरकरार रखे और उन कवानीन को बहाल कर दे, क्योंकि इस फैसले में एक जज ने इख्तलाफी नोट दिया है और उस इख्तलाफी नोट में सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी की उसने बात की है, और इसी पॉइंट को लेकर हो सकता है आने वाले जज इसको ख़त्म कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।